अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने एक प्लेलिस्ट शुरू किया था जेनेटिक्स का। उस जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में हमने अभी तक बात की है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में और हमने बात की है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नीट एग्जाम में भी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें जेनेटिक्स सिलेबस में हो, उसमें पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पूछा जाता है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, हम ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने के लिए, पहले हम उस बारे में थोड़ी-सी डिटेल में बात करेंगे। आपको मालूम है जो गार्डन पी जैसे प्लांट्स हैं, गार्डन पी जैसे प्लांट्स पे मेंडल ने जब काम किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसको आप फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हो, उसने काम किया था गार्डन पी पे। ओके, तो उसने उसमें कंट्रोल क्रॉसेस किए हैं। ओके, कंट्रोल क्रॉसेस करने के बाद उसको जो रिजल्ट्स मिले, तो उसकी जो कंक्लूजन्स हैं, उन्हें रिडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल ने इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस लॉज कंपाइल किया। एंड फाइनली हमारे पास इस वक्त लॉज ऑफ मेंडल है, जो गार्डन पी पे काम करने के बाद मेंडल को जो कंक्लूजन्स मिले थे उन पर आधारित है। ठीक है? ओके, तो गार्डन पी पर काम करना ईज़ी है, क्योंकि गार्डन पी जो है, गार्डन पी उसका लाइफ स्पैन छोटा है। इन्हें 2, 3, 4 जनरेशंस को आप बहुत कम टाइम में स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ काम कर रहे हो या अगर कोई भी साइंटिस्ट ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ काम कर रहा है, तो ह्यूमन जेनेटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप टेस्ट क्रॉस कर लो या आप कंट्रोल क्रॉसेस कर लो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये है नीड एक अल्टरनेटिव की, कि हम मेंडल की तरह इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। जैसे उसने गार्डन पी के साथ किया था, हम ह्यूमन्स के साथ वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कई जनरेशंस को स्टडी करना पड़ेगा और पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए एक अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। तो वो अल्टरनेटिव क्या है? वो अल्टरनेटिव है पेडिग्री एनालिसिस। चलो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में थोड़ा-सा पहले देख लेंगे कि ये क्या है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री एनालिसिस है फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करना। फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करना। फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद आपको क्या मिलता है? फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद आपको मिलता है इनहेरिटेंस एक स्पेसिफिक ट्रेट का। यानी आप एक स्पेसिफिक ट्रेट पढ़ रहे हो, आप कोई डिज़ीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे और कोई बीमारी है। तो आप देखना चाहते हो कि ये इस फैमिली में कैसे आगे बढ़ी है। यानी ग्रैंड पेरेंट्स में से किसको था, फिर पेरेंट्स में से किसको था, फिर आज की जनरेशन में है, नहीं है, और फिर प्रेडिक्ट करना है कि आगे की जनरेशन में पॉसिबिलिटी क्या है, कितनों में हो सकती है ये बीमारी। तो आप इस चीज़ को एक चार्ट की फॉर्म में बना लेते हो और उस चार्ट के फॉर्मेट में बनाने के बाद उसको हम पेडिग्री चार्ट कहते हैं। तो पेडिग्री चार्ट क्या है? पेडिग्री चार्ट है एक तरह का फैमिली ट्री, ओके? तो जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं इनहेरिटेंस किसी स्पेशल ट्रेट का, से फॉर एग्जांपल स्किन कलर का, ओके? तो ग्रैंड पेरेंट का स्किन कलर क्या था, फिर पेरेंट का क्या है, फिर आज की जनरेशन का क्या है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो इस फैमिली ट्री को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं या पेडिग्री कहते हैं। सिंपल, क्वाइट सिंपल। आगे बढ़ के हम समझेंगे कि ये कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ होती हैं। जब भी आप कोई भी चार्ट बनाते हो तो आपको सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पर जो सिंबल्स यूज़ करते हो, हम उन सिंबल्स पे पहले काम करेंगे। पहले बात करेंगे उन सिंबल्स के बारे में। मैं बेसिक समझा रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो मैं समझा रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट्स किए हैं। एक पार्ट में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर दूसरा पार्ट जो है उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने के बाद हम पेडिग्री को खुद बनाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हमें ये पेडिग्री बनाना आता है कि नहीं आता है। शाबाश! आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ सिंबल्स हैं जो यूज़ होती है पेडिग्री एनालिसिस में। अगर आपको एक स्क्वायर दिखेगा पेडिग्री में, ये स्क्वायर है, ओके? तो ये स्क्वायर अनशेडेड है, तो समझो ये एक नॉर्मल मेल को रिप्रेज़ेंट करता है। नॉर्मल मेल को रिप्रेज़ेंट करता है कौन? एक स्क्वायर जो शेडेड नहीं है, जो अनशेडेड है। फाइन। नंबर सेकंड, अगर एक सर्कल है आपकी किसी पेडिग्री चार्ट में, तो सर्कल रिप्रेजेंट्स अ फीमेल। लेकिन अगर ये शेड नहीं किया हुआ है, देन इट इज अ फीमेल व्हिच इज नॉर्मल। तो नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अनशेडेड सर्कल, एंड नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अनशेडेड स्क्वायर। वेरी गुड। और अगर शेडेड था, यही 2 अगर शेडेड थे,
अगर यहाँ पर शेडेड स्क्वायर आपको मिला तो इट इज डिफेक्टेड मेल, यानी जिसको ये जेनेटिक बीमारी है, जिस जेनेटिक बीमारी का आप पेडिग्री बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पेडिग्री चार्ट बना रहे हो हीमोफीलिया का, से फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया का आपने पेडिग्री चार्ट बना लिया। अगर कोई ऐसे था स्क्वायर था जो अनशेडेड था, तो दैट मीन्स उस मेल को वो हीमोफीलिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो शेडेड स्क्वायर था, इसका मतलब जो इंडिविजुअल जिसको मैं रिप्रेजेंट राइट नाउ कर रहा हूँ ये मेल है, लेकिन ये डिफेक्टेड है, इसको ये जेनेटिक डिजीज लगी है, ये डिफेक्टेड है। फाइनली अगर मुझे सर्कल मिला लेकिन वो सर्कल शेडेड था, ऑब्वियसली ये तो इजी है समझना, इसका मतलब ये फीमेल है लेकिन डिफेक्टेड, दैट मीन्स इसको ये जेनेटिक बीमारी है। ये जो आप देख रहे हो ये डायग्राम, ये वाला सिंबल, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसी ऐसे बंदे को जिसका सेक्स डिफाइन नहीं हुआ है, और सेक्स इज नॉट डिफाइंड, मेल और फीमेल इट्स नॉट डिफाइंड हियर, राइट? तो ये ना मेल है ना फीमेल है, ना यानी इनमें से कोई चीज, कोई सेक्स इसमें से डिफाइन नहीं हुआ है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक, मेल एंड फीमेल को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। नंबर 2, चाहे वो डिफेक्टेड है या नॉर्मल है, ये कैसे पता चलेगा। और 3, अगर सेक्स नॉन डिफाइंड है, ना ये मेल है और ना फीमेल है, फिर इसको कैसे रिप्रेज़ेंट कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। शाबाश! यहाँ तक ईज़ी है, समझना बहुत ही आसान है, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ओके, देखिए अब क्या होता है, कभी-कभी कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है, यूजुअली फीमेल्स यूजुअली कैरियर होती है, ठीक है? कुछ बीमारियों के लिए, उसके बारे में अभी बात करेंगे, कौन-सी बीमारियाँ ऐसी हैं। सो अगर एक औरत है या एक लड़की है जिसके अंदर जीन मौजूद है डिजीज़ का, यानी हीमोफीलिया डिजीज़ का जीन मौजूद है, लेकिन उसे सिम्पटम्स नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, वो डिजीज़्ड नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ़ जी रही है। इसका मतलब बीमारी उसके अंदर हिडन है, मौजूद है। ऐसे केस को हम कहते हैं कैरियर, ओके? So I shall move this video of mine, okay, so that you will see clearly. So ये है एक सर्कल, सर्कल का मतलब, सर्कल का मतलब फीमेल, शाबाश। और ये शेडेड हाफ है और हाफ ये अनशेडेड है। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि ये कैरियर फीमेल है, इसमें सिम्पटम्स नहीं है, बीमारी लगी नहीं है, लेकिन इस फीमेल के अंदर जीन्स इस बीमारी के मौजूद हैं, राइट? यानी आगे ये इस बीमारी को पास ऑन कर सकती है। हिडन कैरियर, साइलेंट कैरियर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था। अच्छा, एक और चीज़, कैरियर को रिप्रेज़ेंट करने का एक और सिंबल है, जो सर्कल, और इस सर्कल के अंदर एक छोटा-सा डॉट जो रिप्रेज़ेंट करता है, जैसे आप सर्कल का सेंटर बना देते हो। तो ये सिंबल हो या फिर ये सिंबल हो, ये दोनों केसेज़ में हम मानते हैं कि ये डिज़ीज़ का कैरियर है, ये वो फीमेल है जो इस डिज़ीज़ की कैरियर है, जिसके अंदर ये बीमारी की जीन्स मौजूद हैं, लेकिन इस फीमेल को ये बीमारी लगी नहीं है। ओके। अब हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे 2 ऐसे बंदों को जिनके बीच में शादी हुई है या जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, यानी मेल एंड फीमेल जो आपस में मैरिड है या जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ये तो फीमेल है, दिस वन इज़ फीमेल एंड दिस वन इज़ मेल। ये तो समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, है ना? शाबाश! ओके। सो अगर ये मेल है, फीमेल है, ये जो लाइन इनके बीच में है, इट रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर मैरिज। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में शादी हुई है। तो ये फीमेल है, ये मेल है, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द मैरिज और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। अब यहाँ पर एक और सिंबल है जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, 1 नहीं है, 2 लाइन्स हैं। अब ये क्यों है? अच्छा, अगर एक थी तो शादी है, तो दूसरी क्या था? डिवोर्स है? नो। दूसरी लाइन का मतलब ये मैरिज ही है, लेकिन ये कॉन्सेंजुइनस मैरिज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये शादी हुई है बिटवीन 2 कज़िन्स। शाबाश! कज़िन मैरिज का मतलब जानते हो? कज़िन मैरिज, ये दोनों आपस में कज़िन्स थे, इनकी आपस में शादी हुई है। क्लोज़ रिलेटिव्स, नॉट ओनली कज़िन्स, क्लोज़ रिलेटिव्स के बीच में जो शादी होती है, उसको रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ये फीमेल, ये मेल, और इनके बीच में जो शादी हुई है डबल लाइन वाली, दैट मीन्स इनके बीच में ऑलरेडी एक रिश्ता था। ओके, ये कज़िन्स थे या क्लोज़ रिलेटिव्स थे, फिर शादी हुई है। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिज़ीज़ हैं, जो होती हैं कॉन्सेंजुइनस मैरिज में ज़्यादा। खैर, ये तो था मैरिज। अब अगर इनके बच्चे थे तो उनको कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेल है, सॉरी फीमेल है, जैसा बोला है सर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल। ये मेल है, ओके? दोनों नॉर्मल है क्योंकि शेडेड इनमें से कोई नहीं है। ख़ैर उस पर हम बाद में बात करेंगे।
इन दोनों के बीच में मैरिज हुई है जिसको ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इनके बच्चे एक परपेंडिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये दिस इज प्रोजेनी। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन बना देते हैं। अगर एक ही बच्चा होगा तो उसको हम यहाँ ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो यहाँ एक और लाइन बनाते हैं और उस लाइन पे जितने भी इंडिविजुअल्स को हम दिखाते हैं वो इन दोनों के बच्चे हैं, राइट? तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बेटी है और ये इसका बेटा है, ओके? सो दिस वाज़ द पैरेंट 1, पैरेंट 2 और उसके बाद ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इनके बच्चे जो होंगे, तो ये इनका एक बच्चा, ये इनका दूसरा बच्चा। सो इस लाइन पे जितने भी इंडिविजुअल्स आएँगे वो इन दोनों के बच्चे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो इनके बच्चे होंगे वो डायरेक्टली इस लाइन को अटैच होंगे, यानी इस लाइन के साथ अटैच होंगे। ओके, अगर यहाँ कोई और बच्चा होगा तो इस लाइन के साथ अटैच होगा। तो ये वाली लाइन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, सो दैट मीन्स ये मेल फीमेल इंडिविजुअल, ये मेल इंडिविजुअल और इनके बच्चे रिप्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ओके, इनके 2 बच्चे। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर किसी के पास 2 ट्विन बच्चे हैं? तो मैं थोड़ा-सा अपने वीडियो को स्लाइड डाउन कर लूँगा सो दैट आपको अच्छी तरह से दिखेगा। ओके। सो अगर ट्विन्स हैं, तो 2 तरीके होते हैं ट्विन्स के। एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स जो आपस में शक्ल में मिलते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 2 ज़ाइगोट से बने हैं, 2 डिफरेंट ज़ाइगोट्स बने हैं, 2 डिफरेंट एग्स फर्टिलाइज़ हुए हैं, तो इसीलिए 2 डिफरेंट जो बच्चे हैं, वो एक-दूसरे के साथ शक्ल में मिलते नहीं हैं। तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि उन 2 ट्विन बच्चों में से एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। क्योंकि 2 ज़ाइगोट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों मेल या फीमेल होंगे, एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है। ओके, तो उनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए ये होता है। अगेन मैं रिप्रेज़ेंट कर लूँगा, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा, अगर मैं अपने पेन का कलर चेंज कर पाया तो। ओके, इंक कलर चेंज्ड। ओके, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये एक फीमेल है और ये एक मेल है। ओके, इनके बीच में शादी हुई है। ओके, ये हमें पता है ना, अभी तक हमने देखा ये, इसीलिए मैं ये थोड़ा-सा रिपीट कर रहा हूँ। तो इनके अगर बच्चे हैं तो कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? शाबाश! ये वाली लाइन, फिर इसमें एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर इसके पास एक बच्चा है, एक बच्ची है, जो ट्विन्स नहीं है। ओके, एक लड़का है जिसको आप यहाँ रिप्रेज़ेंट करेंगे और एक लड़की है जिसको आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। लड़का मतलब स्क्वायर, लड़की मतलब सर्कल, राइट? तो ये नॉर्मल प्रोजेनी दिखाने के लिए, प्रोजेनी का मतलब बच्चे, औलाद, ओके। सो ये नॉर्मल प्रोजेनी दिखाने के लिए ये तरीका है। लेकिन नॉर्मल अगर नहीं है, यानी अगर ट्विन्स हैं, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाएगा अलग तरीके से। कैसे? इन दोनों के बीच में ये वाली लाइन नहीं होंगी। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन अगेन, इंक कलर, ओके। सो दिस इज व्हाट, ओके। अगर इन दोनों बच्चों के बीच में एक रिश्ता और है कि ये ट्विन्स हैं, फिर इनको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नो। फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ से डायरेक्ट इसको लिंक करेंगे और यहाँ से इसको लिंक करेंगे। तो ये 2 ट्विन बच्चे, तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया है, ये 2 ट्विन बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में शादी हुई थी, फिर इनके 2 ट्विन्स बच्चे हैं, जो इन 2 लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है? अगर ये दोनों बच्चे लड़कियाँ थीं, यानी दोनों ट्विन बच्चे लड़कियाँ थीं, ओके, 2 सर्कल्स, नो इश्यू। अगर ये दोनों बच्चे जो थे वो मेल थे, तो क्या? नो इश्यू, देयर विल बी 2 स्क्वेयर्स, फाइन, ईज़ी, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन ये कौन से ट्विन्स थे? नॉन आइडेंटिकल, जो आपस में शक्ल में मिलते नहीं थे। अब चलो ठीक है, अब 2 बच्चे हैं जो शक्ल में आपस में मिलते हैं। हालाँकि मैंने यहाँ स्लाइड बनाने में थोड़ी-सी गलती की है। ख़ैर, यहाँ पर आप देखें, ये मेल पैरेंट है, ये फीमेल पैरेंट है। गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक गलती की है जिसे मैं ठीक कर रहा हूँ, शाबाश। ओके, 2 ट्विन बच्चे हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल है। चलो, अभी तक ट्विन को कैसे रिप्रेज़ेंट करते थे? एक यहाँ, दूसरा यहाँ और बीच में ये वाली लाइन। एक्सक्यूज़ मी, आई नीड एन इरेज़र। ओके, ओके। यहाँ पर 2 ट्विन बच्चे थे, एक ये था और एक ये था, राइट? ये अभी तक हमें पता है, लेकिन ये आइडेंटिकल है, तो कैसे दिखाएँगे? लेकिन जहाँ आइडेंटिकल ट्विन्स हो, याद रखो, वहाँ पर दोनों या मेल होंगे या फीमेल होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, क्योंकि जो आइडेंटिकल बच्चे होते हैं, वो एक ही ज़ाइगोट से बने हैं और उनका सेक्स भी एक ही होगा, या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों फीमेल होंगे।
तो ये जो है, ये यहाँ पर एक आइडेंटिकल ट्विन लड़की और ये यहाँ पर दूसरी आइडेंटिकल ट्विन लड़की, लेकिन आइडेंटिकल है इसलिए इनके बीच में भी एक लाइन है। लेकिन जो 2 ट्विन बच्चों के बीच में लाइन होती है, इसका मतलब नहीं कि इनके दोनों के बीच में शादी हुई है। इन दोनों के बीच में शादी नहीं बल्कि ये ट्विन। जहाँ पर एक कंप्लीट ट्रायंगल आपको दिखे ये, इसका मतलब ये 2 बच्चे जो हैं ये ट्विन्स हैं और आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है? अगर ये मेल है तो फिर यहाँ पर स्क्वायर होगा, दोनों स्क्वायर होंगे, यानी दोनों बच्चे स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए जाएँगे, दोनों मेल है। अगर दोनों फीमेल थी तो दोनों सर्कल से रिप्रेजेंट की जाएँगी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या बात है? इम्पोर्टेंट है ये कंप्लीट जो है कंप्लीट ट्रायंगल। अगर कंप्लीट ट्रायंगल है तो ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। और अगर प्रीवियस केस में शाबाश, अगर प्रीवियस केस में ट्रायंगल बनता है लेकिन ये बेस वाली लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में ट्विन्स हैं। लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है। ओके, सो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में एक लड़का एक लड़की हो सकती है, 2 लड़कियां हो सकती हैं, 2 लड़के हो सकते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो शादी वाली लाइन है, यहाँ पर एक लाइन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक लाइन दूसरे बच्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्विन्स, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ पर यूज करते हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। कभी-कभी आपको लगेगा, कभी-कभी होगा एक स्क्वायर और उसके बाहर से एक ब्रैकेट होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये एक्सेप्शनल केसेस हो। ओके, ये चलो ठीक है, मैं अगर एनालाइज़ करने वाला बंदा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मेल है, चलो लिखा मैंने मेल। लेकिन मुझसे पूछा जा सकता है कि भैया ये ब्रैकेट क्या है? व्हाट डज़ इट ब्रैकेट स्टैंड फॉर? ओके, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये बच्चा एडॉप्टेड है। क्या है शाबाश? एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है ये माना जाएगा इन 2 पेरेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों ने कोई चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ये एक मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, इन दोनों के बीच में शादी हुई, अब इनके 2 बच्चे हैं। ओके, चलो एक लड़की है इनके पास, लेकिन इनके पास लड़का नहीं था, अब ये क्या करेंगे? ये बहुत परेशान है, तो इन्होंने एक लड़के को एडॉप्ट किया। ओके, चलो यहाँ पर एक लड़का आ गया जिसको इन्होंने एडॉप्ट किया। जेनेटिक्स में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है, ये जो लड़की है यहाँ पर शेयर हुए, इसने अपने क्रोमोसोम्स दिए हैं, इसने अपने क्रोमोसोम्स दिए हैं सो दैट ये लड़की जो है यहाँ पर बन गई। लेकिन जो लड़का है, इसके पास ना इस पैरेंट के जीन्स होंगे और ना इस पैरेंट के जीन्स होंगे। यानी ना इस पैरेंट के जीन्स इसमें होंगे, ना इस पैरेंट के जीन्स इसमें होंगे। वजह क्या है? क्योंकि ये इनका बेटा है ही नहीं, ये अडॉप्टेड है, तो इसको ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड। अभी तक समझ में आया? अभी तक हमने क्या देखा? मेल को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे, फीमेल को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे और ये जो है मैरिड इस लाइफ़ को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे, बच्चों को कैसे या प्रोजेनी को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे। सो फाइन, ये आगे हो गया। लेकिन अभी इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, आज के वीडियो का हम अगर आगे देखेंगे निचोड़, तो हमें एक पेडिग्री दिखाई जाएगी, तो हम उसको बताएँगे, उसको एनालाइज़ करेंगे थोड़ा-थोड़ा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा यहाँ पे ज़रूरी बनता है कि हम बात करें कि ये कौन-सी ऐसी जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ हैं, इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिज़ीज़ जिनमें हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। हालाँकि मैं ये बताऊँगा कि हम पेडिग्री एनालिसिस स्किन कलर का कर सकते हैं, आई कलर का कर सकते हैं, किसी भी ट्रेट का कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डिज़ीज़ का करें। लेकिन हम करते सिर्फ़ डिज़ीज़ का एनालिसिस है, वो इसलिए ताकि हमें आगे दिखे कि आगे की जनरेशंस में ये जो डिज़ीज़ेज़ हैं, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकती हैं। 4 तरह की ऐसी डिज़ीज़ हैं, वेरी इंपोर्टेंट डिज़ीज़ेज़ 4, जिनको हम एनालाइज़ करेंगे बाय पेडिग्री एनालिसिस। ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी ऐसी कोई डिज़ीज़ जो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, जो ऑटोसोम पे, आपको पता है हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, व्हिच आर कॉल्ड एज़ ऑटोसोम्स, ओके? यानी जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते। एंड लास्ट पेयर है, 23rd पेयर जो हमारे क्रोमोसोम्स का है, दैट रिप्रेजेंट्स वेदर वी आर मेल और फीमेल। सो इसका मतलब ये जो 23rd पेयर है, लास्ट पेयर, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। कुछ बीमारियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो 22 पेयर्स हैं, ऑटोसोम्स हैं, इन पर कोई डिफेक्टेड जीन होता है। तो उन डिज़ीज़ को हम कहते हैं ऑटोसोमल डिज़ीज़ेज़। फिर डिज़ीज़ की अपनी एक फितरत होती है, या तो वो डिज़ीज़ होगी डोमिनेंट या होगी रिसेसिव। अब कैसे पता डोमिनेंट है, रिसेसिव है? ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी वो होती है जो अगर एक ही, यानी 2 एलील्स होते हैं हर जीन के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जीन है जिसके 2 एलील्स हैं, ठीक है?
एक नॉर्मल है एलील और दूसरा डिफेक्टेड है। और ये जो डिफेक्टेड वाला है, अगर ये अकेला रहकर भी पूरे ऑर्गेनिज्म में बीमारी पैदा कर सकता है, तो दैट मीन्स ये जो जीन है ये डोमिनेंट वाला है, ठीक है? ये जो बीमारी है डोमिनेंट बीमारी है। और ऑटोसोम पे होने का मतलब है ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। डोमिनेंट होने का मतलब अगर ये इकलौती मौजूद हो और दूसरा इसका काउंटर पार्ट नॉर्मल भी हो, तब भी ये बीमारी को कॉज़ करेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या होता है? ऑटोसोमल का मतलब सबसे पहले ये तो पता है कि ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है ये बीमारी। और रिसेसिव का मतलब ये है कि ये अकेला अगर है, अगर ये एलील एक डोमिनेंट है, अगर ये एक एलील डिफेक्टेड है और दूसरा एलील नॉर्मल है, तो ये बीमारी कॉज़ नहीं करेगा, ये हिडन रहेगा। फाइनली अगर ये दोनों डिफेक्टेड एलील्स हों, एक भी डिफेक्टेड, दूसरा एलील भी डिफेक्टेड, तो तब ये अपना असर दिखाएगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव 2 बीमारी। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तीसरी बीमारी है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब होता है ये होता तो सेक्स क्रोमोसोम पे है, जनरली एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी एक डिफेक्टेड जीन होता है और जो वो बीमारी कॉज़ करता है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन कहलाता है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन कहलाता है। डोमिनेंट रिसेसिव का मैंने पहले ही बता दिया, डोमिनेंट का मतलब अगर ये इकलौता होके भी अपना असर दिखाएगा तो ये डोमिनेंट है। और अगर ये ज़रूरी है कि ये दोनों डिफेक्टेड हों तभी ये अपना असर दिखाएगा, तो ये रिसेसिव है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैसे पता चलेगा कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कौन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? ये हमें डिटेल में पढ़ना है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो वीडियो आएगा वो इसीलिए आएगा। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ़ इन 4 का नाम याद रखेंगे। ऐसी 4 तरह की बीमारियाँ होती है जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ जिनका हम पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं, ठीक है? तो अब हमने अभी बेसिक पढ़ा, हमने देखा कि सिंबल्स क्या यूज़ होते हैं, हमने देखा कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, हमने देखा कि पेडिग्री एनालिसिस किन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। अब हम एक छोटा-सा एक डायग्राम देखेंगे जिसमें पेडिग्री एनालिसिस बनाई हुई है, रेडीमेड पेडिग्री एनालिसिस। अब हम देखेंगे उस पेडिग्री एनालिसिस में लिखा क्या-क्या है, ठीक है? डिकोड करेंगे। लेकिन अभी हम उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं, उसका जीनोटाइप भी नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ईज़ी चीज़ है कि हम सिर्फ़ उसको पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। चलो ठीक है। मैं अपने वीडियो को फिर से हटा लेता हूँ। ओके। ये एक पेडिग्री एनालिसिस है जो आपको देखनी है, जो आपको एनालाइज़ करनी है। आज मैं आपसे सिर्फ़ इतना पूछूँगा कि बताइए कौन क्या है? ओके, कौन क्या रिप्रेज़ेंट करता है? देखिए ये एक लाइन है तो ये रिप्रेज़ेंट करती है पहली जनरेशन। ओके, ये दूसरी लाइन जो है ये रिप्रेज़ेंट करती है जनरेशन नंबर 2 और ये जो है ये रिप्रेज़ेंट करती है तीसरी जनरेशन और ये रिप्रेज़ेंट करती है व्हाट? चौथी जनरेशन, 4th जनरेशन। तो कितने जनरेशंस की एनालिसिस है? 4 जनरेशंस की, शाबाश। तो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस सर्कल रिप्रेजेंटिंग? वेरी गुड। दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द फीमेल, ओके? से फॉर एग्जांपल ग्रैंडमदर, ओके, फीमेल। लेकिन ये डिफेक्टेड है कि ये बीमारी से फ्री है? आपको पता है या ये हेल्दी है, नॉर्मल है? आपको पता है शेडेड है तो ये डिजीज़्ड है, ठीक है? तो मदर बेचारी डिफेक्टेड है, ओके। अब ये जो है यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है फादर, वेरी गुड, फादर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये शेडेड नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल फादर है, नॉर्मल फादर, डिफेक्टेड मदर, फाइन। कोई भी मैं आपसे जेनेटिक्स नहीं पूछ रहा हूँ, ईज़ी है, जो कुछ मैंने अभी सिंबल्स बताए उन्हीं सिंबल्स को हम एनालाइज़ करते हैं, ओके। फिर इनके बीच में ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है इनके बीच में हुई है शादी एंड फाइनली शादी खाना आबादी के बाद इनके हो गए क्या? बच्चे, शाबाश। सो ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो प्रोजेनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये पहला वाला जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड है इस प्रोजेनी वाली लाइन में, तो ये इसका बेटा या बेटी होगा। अब ये सर्कल है तो ये बेटी ही है, इट इज़ द डॉटर, ये इसकी बेटी। ओके, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर इसी लाइन के साथ प्रोजेनी वाली लाइन के साथ अटैच है एक जिसे कहेंगे एक स्क्वायर और इसका मतलब ये इसका सन है, इन दोनों का बेटा। ओके, सो अब एक और जो लाइन है या एक और जो इंडिविजुअल है वो जुड़ा है इस प्रोजेनी वाली लाइन के साथ, तो ये इसका एक और बेटा सन। लेकिन इन दोनों सन्स के बीच में फ़र्क एक है कि ये सन जो है शेडेड है, दैट मीन्स बेचारा डिफेक्टेड है, बीमार हो गया, खत्म। ओके, अब दूसरा जो है ये नॉर्मल सन है, बीमार नहीं है, नॉर्मल है क्योंकि शेडेड नहीं है ना। ओके,
तो अभी तक क्या है, एक बेटी जो नॉर्मल, एक बेटा जो बीमार, एक बेटा जो नॉर्मल। इसको मैं स्किप करता हूँ, इस वाले को मैं स्किप करता हूँ, अभी बताऊंगा इसके साथ ये नाइंसाफी क्यों। ओके, सो एक और है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है बेटी इस आई कैन से फर्स्ट जनरेशन की बेटी, यानी इनकी बेटी जो है वो ये है, ये डॉटर है, ये शेडेड है तो डिफेक्टेड है। तो कितने बच्चे हैं इनके? इनके 4 बच्चे हैं, बेटी, बेटा और तीसरा भी बेटा एंड चौथा भी, चौथी है बेटी। ओके, तो 2 बेटे, 2 बेटियाँ। ओके। अब मैंने 2 को यहाँ पर स्किप कर दिया। पहले मैंने इस बेचारी को स्किप किया, फिर इस बेचारे को स्किप किया, इस बेचारे को स्किप किया। ओके, देखो क्यों? इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये सर्कल डायरेक्टली इस तरह से जुड़ा होता प्रोजिनी वाली लाइन के साथ, तो मैं समझ लेता ये इसकी बेटी है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई लाइन आपको दिखेगी नहीं, ये वाली लाइन मत है यहाँ पे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ गड़बड़ है, उसको ढूँढने के लिए हम जाएँगे ये वाली जो लाइन है, हाँ, पता चल गया। ये दोनों जो हैं, ये आपस में मियाँ-बीवी है। दैट मीन्स ये जो है मेल है एंड ये फीमेल है, इसकी इसके साथ शादी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूँगा, इसका फर्स्ट जनरेशन से क्या रिश्ता है? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहाँ पर है, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो है नॉर्मल इन पेरेंट्स के साथ क्या रिश्ता है, तो ये इनकी बहू है। दैट मीन्स इनका जो बेटा था, ये फीमेल और ये मेल के बीच में जो ये बेटा था, इस बेटे के साथ शादी हुई है इस औरत की, तो दैट मीन्स ये इस घर की बहू है। ओके, खैर, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली ब्लड रिलेशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली लाइन होती जो प्रोजनी वाली लाइन को टच करती या इसके साथ कनेक्टेड होती, तो मैं समझ लेता ये इसका बच्चा है। लेकिन अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके बच्चे का या तो बीवी है या फिर शौहर है। खैर, अब ये जो बंदा है या ये जो प्रोजिनी है, इसमें एक लड़की भी है, ओके? और इस लड़की के साथ शादी हुई है किसी की, ओके? किसी मेल की, जिसको मैंने यहाँ रिप्रेज़ेंट किया है, ठीक है? तो इस प्रोजिनी में आपको क्या-क्या दिख रहा है? एक बेटी, एक बेटा, एक और बेटा और उसकी बीवी, ओके? फिर एक बेटी और उसका शौहर। ठीक है? एक और जनरेशन हो गई, नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाइए। फिर इन दोनों के बीच में जो शादी हुई है, ओके, ये शादी हुई है, फिर इनके बच्चे हैं, ये इनका प्रोजेनी है और इनके कितने बच्चे हैं? 3, एक नॉर्मल लड़की, दूसरी नॉर्मल लड़की और तीसरा नॉर्मल बेटा। अब मैं बेटा-बेटी बता रहा हूँ, मैं आपको सर्कल एंड ये वापस नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है सर्कल है तो फीमेल है एंड स्फेयर या सॉरी दिस स्क्वायर है तो ये लड़का है। सर्कल है तो लड़की है, स्क्वायर है तो लड़का है। ओके, अब ये जो जनरेशन थी, ग्रैंड पेरेंट वाली जनरेशन, उनकी प्रोजेनी में एक लास्ट वाली लड़की है, उसकी शादी किसी से हुई है, फिर उनके बच्चे यहाँ रिप्रेज़ेंट किए गए। ओके, ये रिप्रेज़ेंट हो गए उनके बच्चे। एक बेटा, फिर एक बेटी, फिर एक बेटा। 2 बेटे नॉर्मल, 1 लड़की जो बीमार। तो ये मैं आपको बता दिया कि कैसे आप पढ़ेंगे पेडिग्री को। अभी सिर्फ़ आपने पढ़ा, फिर हम बोलेंगे बताइए ये डोमिनेंट वाला बीमारी है या ये ऑटोसोमल बीमारी है, ये एक्स लिंक्ड बीमारी है, वो हम बाद में प्रेडिक्ट करेंगे। अभी हमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ़ पढ़ना है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप और 2-3 पेडिग्रीज़ को देखें, फिर उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद सिर्फ़ आप ये देखें लड़का कौन है, लड़की कौन है, मैरिज कहाँ हुई है, बच्चे कौन है, प्रोजेनी कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, ग्रैंडसन कौन है, ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है। सिर्फ़ आप ये देखें। आपको कुछ भी प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको एनालाइज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन्स कर लेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि हम एनालाइज़ कैसे करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे, हम बताएँगे कैसे कि ये कौन-सी बीमारी है, अगर पेडिग्री एनालिसिस दी हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अ, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ पे कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि हमें आगे कैसा मटीरियल आप चाहते हो कि हम अपलोड करें। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।